गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 की एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है द वैदिक एज, वैदिक युग, न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल, न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण का चरण समाप्त हो गया। लोग गांवों में रहने के लिए वापस आ गए। जिस समय सिंधु सभ्यता में गिरावट आई, हमने लगभग वे सब कुछ सीख लिए हैं जो हम आर्यों के बारे में जानते हैं, जो वेद नामक उनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक से है। भारतीय इतिहास का यह काल है, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। आर्यों का उद्गम कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, जो रूस में हैं। वे मूल रूप से देहाती थे। कुछ समूह पश्चिम की ओर, यूरोप की ओर, कुछ अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर चले गए। आर्यों ने एक ऐसी भाषा बोली जिसे ग्रीक, फारसी, संस्कृत का मूल माना जाता है। इन भाषाओं में कई शब्द समान है। माना जाता है कि भारत में लोहे का उपयोग हुआ है, इसलिए उनका आगमन उत्तर भारत में लोहा युग की शुरुआत का प्रतीक है। डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक क्षेत्र का विभाजन। आर्य लोग पहले सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास बस गए थे, जो अब सूख गई है। 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। चूँकि इस काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए इस काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फीचर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। आर्यों का धर्म बहुत ही सरल था। लोगों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा की। इसी प्रकार उनके आसपास कई देवी देवता थे। यज्ञों को करके आर्यों ने अपने देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं के प्रसाद में घी, दूध, अनाज और सोम शामिल था। महाकाव्य काल के दौरान सबसे लोकप्रिय देवता सोम, राम और कृष्ण थे। उपनिषद कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पर बल देता है। राजनीतिक संगठन, राजाओं और उनके अधिकार। आर्य प्रमुखों के बीच सफल राजा था। राजा के रूप में उभरे। राजा के विशाल शक्तियों का प्रयोग किया। वैदिक युग में राजा वंशानुगत हो गए। राजा ने कई अधिकारियों की मदद से शासन किया। ग्राम प्रधान ने भी इनकी सहायता की। उसने राजा की मदद करने के लिए लड़ना एक बैंड भी तैयार किया। वैदिक काल को छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में बदल दिया गया और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। पूरा समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक के कार्य में थे, शूद्र योद्धा थे, वैश्य किसान, कारीगर, व्यापारी के रूप में काम करते थे। सामाजिक पदानुक्रम में शूद्र सबसे कम थे। हालांकि बाद में व्यवसाय जन्म और जाति व्यवसाय के संबंधित हो गया था। मवेशी पालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अन्य सामान्य व्यवसाय रथ निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई आदि, मछली पकड़ना, पुरोहितवादी बहुत प्रतिष्ठित व्यवसाय था। उनके द्वारा वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वे औषधीय जड़ी बूटियां और पौधों के बारे में भी जानते थे। इस दौरान लोहे की खोज की जाने वाली थी। नई धातुओं की खोज की गई। चूँकि यह एक कठोर धातु है, इसलिए यह कृषि के औजार, युद्ध के हथियार बनाने के लिए तांबे का कांसे से बेहतर था। जो संस्कृति पाषाण युग के बाद दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उनसे मैगथली संस्कृति के रूप में जाना जाता है। मैगथली संस्कृति की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं: मनोरंजन और लोहायुग। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मेगालिथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ एक बड़ा पत्थर है। कब्रों के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, इसलिए उन्हें मेगालिथिक के रूप में जाना जाता है। मेगालिथिन की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह पूरे उत्तर पूर्व और कश्मीर में दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ। कुछ
कुछ को सतह पर देखा जा सकता है, जबकि कुछ अन्य अक्सर भूमिगत होते हैं। दफन की आम विशेषता। सभी दफनानियों में कुछ सामान्य विशेषता पाई जाती हैं। आमतौर पर फॉर्म मेगालिथिक धारावाहिकों में दोनों पर विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक और रेड वेयर रूप में जाना जाता है। कुछ शिलालेखों में घोड़े के उपकरण और पत्थर और सोने के आभूषण भी मिलते हैं। कभी कभी एक कब्र से दूसरी की तुलना में अधिक वस्तुएं पाई जाती थी। अमीर लोगों के साथ सोना, चांदी, मोती आदि को दफनाया जाता था, जबकि गरीबों के साथ केवल बर्तन ही दफनाए जाते थे। यह उन लोगों के बीच स्थिति में अंतर दिखाया था। दफनाने वाली जगह की खोजने के लिए बोफोर्स को साइनपोस्ट के रूप में काम करने के लिए सतह पर रखा गया था, जब एक ही परिवार के लोगों को वहां दफनाया जाता था।